कहानी की शुरुआत में हम नोमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट पे रहती है और वह अभी अभी अपने काम से अपने अपार्टमेंट लौटी है। जब वह दरवाजे का ताला खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो वह देखती है कि उसके अपार्टमेंट की बिजली चली गई है और वह अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर कमरे के चारों ओर देखने लगती है। लेकिन वह देखती है कि उसके कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ है। उसे संदेह होता है उसके कमरे में कोई छिपा हुआ है। वह देखती है कि उसकी अलमारी किसी ने खोल रखी है। जैसे ही नोमी अलमारी के अंदर यह देखने के लिए झुकती है कि अंदर कोई छुपा हुआ है या नहीं, अचानक उसके पीछे एक मिस्टीरियस पर्सन आकर नोमी को जकड़ लेता है। हम फिर उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहां नोमी रहती थी, लेकिन ये एक मंजिला नीचे का फ्लैट है। फ्लैट के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैंगमीन है। वह एक लड़के के साथ सो रही है और लड़के के घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि इस फिल्म की सारी मिस्ट्री इस लड़के से जुड़ी हुई है। वो लड़का सुबह 4 बजे उठता है और दूध के साथ नाश्ता करता है। इसके बाद वो कमरे में कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैंगमीन भी उठ जाता है और फ्रेश होकर वह नाश्ता करने जाती है तो उसे लगता है कि दूध थोड़ा सा कम है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते समय वो नोटिस करती है कि उसके दरवाजे के लॉक को किसी ने खोलने की कोशिश करी है। दरवाजे के लॉक पर किसी की उंगलियों के निशान है और लॉक का कवर भी उठा हुआ है। कैंगमीन एक बार पंच करती है कि क्या उंगलियों के निशान वाली जगह से लॉक खुल रहा है या नहीं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसीलिए कैंगमीन अपने काम के लिए निकल जाती है। कैंगमीन एक बैंक में काम करती है और उस बैंक में उसकी बेस्ट फ्रेंड योनजूरी काम करता है। जब कैंगमीन रात को दफ्तर से अपने अपार्टमेंट लौटती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके लिए एक पार्सल छोड़ गया है। और जब कैंगमीन पार्सल लेकर ऊपर जाती है तो कैंगमीन नोटिस करती है कि किसी ने उसके दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करी है और कैंगमीन इस बात की शिकायत उस दरवाजे के लॉक के कंपनी वालों को कर देती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन अचानक रात को उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कैंगमीन उठकर देखती है कि कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। कैंगमीन धीरे धीरे जाकर जब बाहर झांकती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन दरवाजे के सामने उसे एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब है कि कैंगमीन को भ्रम नहीं हुआ था, सचमुच कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कैंगमीन पुलिस को खबर कर देती है, लेकिन पुलिस आकर सब कुछ देखकर कहती है कि शायद इसी बिल्डिंग में से कोई नशे में था और वो गलती से आपके फ्लैट को अपना फ्लैट समझकर खोलने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर पुलिस चली आती है, लेकिन हम देखते हैं कि आधी रात को कैंगमीन के बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का बाहर निकलता है और वो कैंगमीन के बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। सुबह उठने के बाद कैंगमीन का सिर चकरा जाता है। ऐसा कैंगमीन के साथ अक्सर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न उसे नहीं पता। आज जब कैंगमीन ऑफिस में काम कर रही थी तो एक कस्टमर कैंगमीन के सामने आकर बैठा जिसका नाम डोंगलिन है। डोंगलिन कैंगमीन से कहता है कि वो एक सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहता है, तो कैंगमीन पूछती है कि वो क्या काम करता है। जवाब में डोंगलिन कहता है कि वो एक कारपेंटर है। इसके जवाब में कैंगमीन कहती है कि अगर वो सेविंग्स अकाउंट की जगह करंट अकाउंट खोलता है तो उसे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। डोंगलिन कहता है कि अगर वो करंट अकाउंट खोलता है तो क्या कैंगमीन उसके साथ कॉफ़ी डेट पर चलेगी। कैंगमीन कहती है कि उसके पास समय नहीं होगा और ये सुनकर डोंगलिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहले कैंगमीन ने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू किया था और अब वो कॉफ़ी डेट पर जाने से मना कर रही है। झगड़ा बढ़ने से पहले बैंक मैनेजर किम वहाँ पे आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर डोंगलिन को बैंक से बाहर निकाल देता है।
ऑफिस खत्म होने के बाद गैंगमिन जब अपने अपार्टमेंट में लौटती है और रात को सोते समय वो ये सोचने लगती है कि अगर फिर से कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगी। रात में जब गैंगमिन सो जाती है तो उसके बिस्तर के नीचे से फिर से वो मिस्टीरियस पर्सन बाहर निकलता है। उसके हाथ में क्लोरोफॉर्म था जिससे वो सो रही गैंगमिन के नाक पर लगाकर उसे बेहोश कर देता है। और इसी वजह से हर दिन सुबह जब गैंगमिन नींद से उठती है तो उसका सर चकराने लगता है। फिर वो आदमी फ्रेश होकर अपने घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाकर गैंगमैन के साथ जाकर सो जाता है। सोचिए ये चीज़ कितना डरावना है। लड़की को पता भी नहीं कि हर रात उसके जानकारी के बिना कोई आकर उसके साथ सो रहा है। अगले दिन गैंगमिन के ऑफिस में काम का दबाव होने के कारण गैंगमिन को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो जाती है। गैंगमिन घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अचानक डोंगलिन वहां आ जाता है और वो गैंगमिन को कॉफ़ी पीने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन उसी समय बैंक मैनेजर किम वहां पहुंच जाता है और डोंगलिन को धमकी देता है कि अगर उसने गैंगमिन को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। किम फिर अपने कार में गैंगमिन को उसके बिल्डिंग तक छोड़ देता है। गैंगमिन अपार्टमेंट में आकर देखती है कि आज फिर से बिजली चली गई है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर किम आता है। दरअसल गैंगमिन अपना पर्स किम के कार में भूल गई थी। जब किम देखता है कि अपार्टमेंट में लाइट नहीं है तो वो गैंगमिन की मदद करने के लिए मीटर चेक करता है और लाइट आ जाती है। फिर किम कहता है कि उसे बाथरूम यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले गैंगमिन बाथरूम में जाकर सब कुछ ठीक करने लगती है। और तभी गैंगमिन नोटिस करती है कि उसने ऑफिस जाने से पहले टॉयलेट सीट नीचे कर दी थी, लेकिन अब वो खुला हुआ है। इसका मतलब कि जब गैंगमिन ऑफिस में थी तो किसी ने टॉयलेट यूज़ किया है। गैंगमिन को किम पर संदेह होता है क्योंकि गैंगमिन ने अपने कमरे का नंबर किसी को नहीं बताया था। तो किम बिल्डिंग में इतने फ्लैट होते हुए भी उसके फ्लैट तक सही तरीके से कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब देते हुए किम हकलाने लगता है। गैंगमिन के इस सवाल का जवाब किम के पास नहीं होता। गैंगमिन डरकर फ्लैट से भाग जाती है और किम धीरे से फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। इधर तब तक गैंगमिन पुलिस लेकर किम को गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन पुलिस गैंगमिन के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर देखता है कि गैंगमिन की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस किम के मौत के लिए गैंगमिन पर शक करती है और उसे थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। थाने में हम जोशुआ नाम के एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं जो गैंगमिन से पूछताछ कर रहा था कि तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता, तो किम को तुम्हारे अलावा किसने मारा? गैंगमिन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। गैंगमिन खुद भी इस पूरे मामले से इतनी ज़्यादा हैरान थी कि वो सिर्फ रोए जा रही थी, लेकिन पुलिस के पास गैंगमिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस गैंगमिन को छोड़ देता है। इधर बैंक मैनेजर की मौत होने से बैंक में सभी शोक मना रहे थे, और क्योंकि बैंक मैनेजर की मौत गैंगमिन के घर में हुई थी और इस घटना का प्राइम सस्पेक्ट भी गैंगमिन ही थी, इसीलिए गैंगमिन को बैंक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। गैंगमिन बैंक से अपना सारा सामान लेकर बिल्डिंग में वापस आ जाती है। बिल्डिंग में उस समय जो नाइट गार्ड था उसका नाम था यॉन ड्योंग। गैंगमिन उसे बताती है कि वो अपने अपार्टमेंट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है ताकि वो ये जान सके कि उसके घर में जाकर किम को किसने मारा। लेकिन यॉन ड्योंग कहता है कि गैंगमिन के अपार्टमेंट के बाहर का सीसीटीवी कैमरा खराब है, सिर्फ लिफ्ट का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, और अगर गैंगमिन को लगता है कि कोई उसके अपार्टमेंट के अंदर छुपा हुआ है तो यॉन ड्योंग उसके साथ जाकर उसके कमरे को चेक कर सकता है। इस पर गैंगमिन भी राजी हो जाती है, लेकिन यॉन ड्योंग को कुछ भी नहीं मिलता। यॉन ड्योंग के जाने के बाद जब गैंगमिन अपना कमरा साफ कर रही थी तो उसे अचानक एक चाबी मिलती है। वो चाबी उनके बिल्डिंग के किसी फ्लैट की है। इसके बाद गैंगमिन उस चाबी से अपने बिल्डिंग के सभी फ्लैट के दरवाजे को एक एक करके खोलने की कोशिश करती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये चाबी किस फ्लैट की है।
ऐसा करते करते आखिरकार बिल्डिंग का एक फ्लैट उस चाबी से खुल जाता है, लेकिन कैंगमिन समझ जाती है कि इस फ्लैट में कोई बहुत दिनों से नहीं रहता। दरअसल ये फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि नोमी का है, उस लड़की का जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। नोमी भी उसी बैंक में काम करती थी जहां कैंगमिन काम करती थी। कैंगमिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद से बैंक से नोमी के सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालती है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से उन्हें एक अजीब बात पता चलती है कि हर दिन दोपहर के 1 बजे $3.20 का खाना एक फिक्स्ड ग्रोसरी शॉप से खरीदा जाता है। कैंगमिन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त योंजू फैसला करती है कि वो ठीक उसी समय में उसी दुकान पर जाके इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि नोमी का क्रेडिट कार्ड आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है। वो दोनों उसी दुकान में जाकर इंतजार करने लगती है और तभी ठीक 1 बजे एक लड़की कैश काउंटर से $3.20 का बिल बनाती है, लेकिन वह लड़की नोमी नहीं थी, इसीलिए उन्हें संदेह होता है उस लड़की के ऊपर और वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लड़की का पीछा करने के लिए दोनों को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है। कुछ दूर जाकर कैंगमिन अचानक उस खाने का एक खाली पैकेट एक बिल्ली को खाते हुए देखती है, जो खाना उस लड़की ने ग्रोसरी शॉप से खरीदा था। बिल्ली फिर एक घर में घुस जाती है। कैंगमिन उस घर के बाहर और भी उसी तरह के खाने के पैकेट्स देखती है। वो क्यूरियोसिटी के चलते उस घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा बंद है, लेकिन जब कैंगमिन अपने फ्लैट के लॉक के ऊपर जिन नंबर्स के ऊपर उंगलियों के निशान थे उन नंबर्स को इस लॉक में डालती है तो घर का दरवाजा खुल जाता है। डरते डरते जब कैंगमिन उस घर में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि उस घर के एक कमरे में नोमी लेटी हुई है, लेकिन नोमी को किसी ने बांध रखा है। कैंगमिन डरकर योंजू को फोन करती है, लेकिन योंजू उस समय उस लड़की का पीछा कर रही थी और लड़की को पकड़कर योंजू पूछती है कि नोमी कहाँ है। इसके जवाब में लड़की कहती है कि वो किसी नोमी को नहीं जानती। इधर कैंगमिन जिस घर में थी अचानक उस घर में कोई आ जाता है। डरकर कैंगमिन बिस्तर के नीचे छुप जाती है। वो आदमी घर आकर नोमी को एक इंजेक्शन देता है और नोमी से कहता है कि मैं अब तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर के फ्लैट की लड़की को अपहरण करूंगा। दरअसल वो आदमी कैंगमिन की बात कर रहा था और यही आदमी असल में अपराधी है, जो हर रात कैंगमिन की जानकारी के बिना कैंगमिन के साथ सोने जाता है। और तब कैंगमिन को ये भी पता चलता है कि उस आदमी ने नोमी के दोनों पैर भी काट दिए हैं ताकि नोमी उस घर से भाग न सके। मौका देकर कैंगमिन उस कमरे से बाहर निकलती है और तब वो देखती है कि वह आदमी एक आरी से नोमी के दोनों हाथ काटने जा रहा है। ये देखकर कैंगमिन बहुत ज्यादा डर जाती है। कैंगमिन मौका पाकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमी आ जाता है। कैंगमिन जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग जाती है, लेकिन वह आदमी कैंगमिन का पीछा करता है और उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था, इसीलिए कैंगमिन घर के अंदर उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। भागते भागते कैंगमिन एक दुकान में छुप जाती है, लेकिन वो रहस्यमय इंसान दुकान का शटर खोलकर जैसे ही कैंगमिन को पकड़ने वाला होता है तभी योंजू उस आदमी पर झपट पड़ती है और उसी समय पुलिस भी वहां आ जाता है, लेकिन वो आदमी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस कैंगमिन से पूछती है कि क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा था। जवाब में कैंगमिन कहती है कि उसने चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी ने एक पुराने जमाने की घड़ी पहनी हुई थी। उसी समय पुलिस को उस घर के बाहर एक कूड़ेदान में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। कैंगमिन की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए पुलिस डोंगलिन को गिरफ्तार कर लेता है और डोंगलिन के पास से भी एक पुराने जमाने की हाथ घड़ी मिलती है।
जैसी कैंगमिन ने हत्यारे के हाथ में देखी थी, लेकिन डोंगलिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कैंगमिन का पीछा कर रहा था क्योंकि कैंगमिन ने उसके साथ कॉफ़ी डेट पर जाने से मना कर दिया था। दूसरी ओर कैंगमिन उस पुराने अपार्टमेंट को छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट हो जाती है। डोंगलिन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण पुलिस को उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डोंगलिन सीधा कैंगमिन के बिल्डिंग में जाता है जहां कैंगमिन पहले रहती थी और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से कैंगमिन के नए पते के बारे में पता कर लेती है। नए फ्लैट में कैंगमिन को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक फ़ोन होता है और उस फ़ोन पर हत्यारा कैंगमिन को योनजू के घर से एक वीडियो कॉल करता है। वो आदमी योनजू को मारने के लिए योनजू के घर में छिपा हुआ था, लेकिन योनजू को ये पता नहीं था। कैंगमिन इस वीडियो को देखकर डर जाती है और जल्द से योनजू के घर की ओर निकल जाती है। जल्दबाजी में वो अपने फ्लैट के दरवाजे को बंद करना भूल जाती है। कैंगमिन जल्दी से योनजू के फ्लैट में आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह अचानक डोंगलिन आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन उसी समय अधिकारी जोसुआ वहाँ पे आ जाता है और डोंगलिन को पकड़ लेता है। दरअसल पुलिस थाने से डोंगलिन को छोड़ने के बाद से ही उसका पीछा कर रही थी। खैर कैंगमिन और जोसुआ योनजू के फ्लैट में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि योनजू बेहोश पड़ी है। इसी समय हमें कैंगमिन का नया फ्लैट दिखाया जाता है जहां निकलते समय कैंगमिन दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस इंसान यहाँ भी पहुँच चुका है और वो फ्लैट की चाबी को सही जगह पर रख रहा है। हॉस्पिटल में जोसुआ कैंगमिन को बताता है कि जो वीडियो कैंगमिन ने वीडियो कॉल में देखा था उसको सॉफ्टवेयर से बनाया गया था। कुछ देर बाद योनजू कैंगमिन से कहती है कि उसे अस्पताल में रहने के बजाय अपने घर जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहिए। कैंगमिन अपने घर लौटती है हाथ में एक पेंगुइन कैमरा लेकर जिसे जोशुआ ने दिया था। कैंगमिन उस पेंगुइन कैमरे को अपने कमरे में रखकर किराने की दुकान में जाती है खरीदारी करने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पुराने बिल्डिंग के उस गार्ड से जिसका नाम योन योंग है, वो लड़का जिसने कैंगमिन को सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। लड़का कैंगमिन से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, नया घर कैसा है, अब तो आप सुरक्षित हो, इस तरह की बातें। लेकिन कैंगमिन बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, इसलिए जल्दी से अपनी खरीदारी पूरी करके वो निकलने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि वो लड़का कैश काउंटर से $3.20 का बिल कर रहा है और वही खाना खरीद रहा है जो उस घर के बाहर था। यहाँ तक कि उस लड़के के हाथ में भी पुराने ज़माने की घड़ी थी जो उस मिस्टीरियस इंसान के हाथ में थी। कैंगमिन अपने फ्लैट में वापस आती है और तभी जोसुआ फ़ोन करके बताता है कि डोंगलिन को किसी ने मार दिया है और डोंगलिन असली हत्यारा नहीं है, असली अपराधी कोई और है। अब कैंगमिन देखती है कि उस लड़के ने जो खाना खरीदा था उसका एक डब्बा कैंगमिन के कमरे में भी है, लेकिन उसने ये खाना नहीं खरीदा था, तो ये खाना कैसे यहाँ पे आया। अब जब कैंगमिन अपने कमरे के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो वो देखती है कि वो लड़का जिससे थोड़ी देर पहले उसकी मुलाकात हुई थी शॉपिंग मॉल में, वो उसके कमरे में घुसा है और वो इस समय कैंगमिन के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। और ये सीन इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं खुद देखते समय बहुत ही ज़्यादा डर गया। खैर ये देखने के बाद कैंगमिन का डर से हाथ पैर कांपने लगता है और शायद योनयोंग भी बिस्तर के नीचे से ये समझ गया था कि कैंगमिन सब समझ गई है, इसीलिए वो उसके पैर पकड़ लेता है। कैंगमिन भागने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से योनयोंग उसे पकड़ लेता है। जब कैंगमिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक अनजान जगह पर है और उसके साथ वो लड़का भी लेटा हुआ है। लड़का कहता है कैंगमिन से कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो क्योंकि एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है इसीलिए कैंगमिन उसे कभी भाव नहीं देती। बातों ही बातों में कैंगमिन उस लड़के के हाथ पर काट कर भाग जाती है, लेकिन वो देखती है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। इधर ऑफिसर जोसुआ को फोन आता है कि उस बैंक मैनेजर किम के मौत के बाद उस बिल्डिंग का एक गार्ड उस बिल्डिंग की नौकरी छोड़ देता है और वो अब एक होटल में काम कर रहा है, लेकिन वो होटल बहुत महीनों से बंद है। जोसुआ फिर उस होटल के लोकेशन पर जाता है। दरअसल इसी बंद होटल में उस लड़के ने कैंगमिन को बांध
कर रखा था। ऑफिसर होटल के अंदर घुसकर गैंगमैन की आवाज सुनता है, लेकिन तभी पीछे से योंग जोशुआ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत मारपीट होता है, लेकिन योंग के पास हथियार था और वो जोशुआ को मार देता है। योंग गैंगमैन को पकड़ने जाता है, तभी एक अलमारी उन पर गिर जाती है और एक किल योंग के हाथ में घुस जाती है। लेकिन अब वो दोनों ही अलमारी के अंदर फंस जाते हैं और वहाँ भी उनके बीच हाथापाई होती है। तभी गैंगमैन योंग को धक्का देती है और उसका सर एक किल में जाकर घुस जाता है और वहीं पे योंग की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, क्योंकि उसने योंग को सेल्फ डिफेंस में मारा था। और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।